हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम बात करने जा रहे हैं गाइस विजन दिसंबर 2022 का साइंस वाला पार्ट। गाइस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट करेंगे। इसमें कि ना सबसे पहला टॉपिक इस बार आया हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखो ये न्यूज़ में क्यों रहा। फ्यूजन एक्सपेरिमेंट हुआ था यूजिंग लेज़र्स और साइंटिस्ट थे लॉरेंस लिवमोर नेशनल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया में। तो उन्होंने फ्यूजन एक्सपेरिमेंट करते हुए लेज़र से नेट एनर्जी गेन फर्स्ट टाइम अचीव करा है। ठीक है, अब आज समझेंगे हम न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। उससे पहले ना दोनों के डिफरेंस समझ लो। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है। न्यूक्लियर फिशन का मतलब है जब आप न्यूक्लियस को स्प्लिट करते हो स्मॉलर पार्टिकल्स में और उसकी वजह से फिर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। फ्यूजन में दो चीज़ कॉम्बाइन करती हैं, ऐसे कि स्मॉलर जो एटम्स हैं वो कॉम्बिनेशन में आएंगे और उससे एक लार्ज एटम बनता है, हैंस इट रिलीज द एनर्जी। अच्छा, न्यूक्लियर फिशन कॉमन नहीं है नेचर में। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो आपका स्टार्स में कॉमन होता है, जैसे कि सन के अंदर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फिशन में गाइस क्या होता है कि इट रिक्वायर्स हाई स्पीडेड न्यूरॉन्स। इसमें आपको सिर्फ टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशंस हाई चाहिए होती हैं। कब? फ्यूजन के टाइम पे। फिशन में ये हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये भी रिएक्शंस ऑफ लाइट न्यूक्ली प्रोड्यूस करता है, वेरी हाई एनर्जी। हैवी न्यूक्ली में नॉट रिलीज एनर्जी, बट ऐसा इसमें रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि फिशन आपने देखा होगा यूज़ करते हुए, जब न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट होता है यूरेनियम 235 में या रेडियो डीके, एक्टिव डीके एंड अनस्टेबल आइसोटॉप्स, तब आपको फिशन मिलेगा। फ्यूजन आपने देखा होगा ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ इसका पार्ट था। न्यूक्लियर फ्यूजन का एक ये भी पार्ट बता रखा है कि प्रोटॉन एनर्जी और कैसे होके हीलियम न्यूट्रॉन्स एनर्जी के फॉर्म में रिलीज़ करता है। बेसिकली देखो ना, 3 पार्ट्स मिले, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड हीलियम एंड देन न्यूट्रॉन, उससे एक एनर्जी रिलीज़ करवा रहे हैं। अब ना न्यूज़ में समझो हुआ क्या था। देखो जो साइंटिस्ट थे ना नेशनल इग्निशन फैसिलिटी के NIF के US से, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एवर ये इग्निशन अचीव करा न्यूक्लियर फ्यूजन में। डैट इज़ एक न्यूक्लियर रिएक्शन क्रिएट करा जिसने एनर्जी को रिलीज़ करा, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं ना। मोर एनर्जी इन्होंने जनरेट करी है देन इट कंज्यूम्स, इसके थ्रू, न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। अब ये एग्जीक्यूट कैसे करा गया, तो कह रहा है कि NIF यूजेस पावरफुल लेज़र्स का इस्तेमाल किया था इन्होंने हीट का, और कंप्रेस किया था हाइड्रोजन के न्यूक्ली को। तो जब न्यूक्ली को फ्यूज़ करना होता है तो फिर उससे क्या होता है, रिलीज़ करता है वो हीट। तो फिर व्हेन दिस हीट इज़ इक्वल टू द और ग्रेटर, जब हीट से ज़्यादा हो जाती है या उसके इक्वल होती है, तो वो डिलीवर करी जाती है कंटेनर में। उसी इवेंट को हम इग्निशन कहते हैं। तो जो रेशियो था आउटपुट एनर्जी का टू द इनपुट जो डिलीवर किया है कंटेनर का, उसी को हम गेन कहते हैं। ठीक है, आउटपुट एनर्जी के रेशियो टू द इनपुट डिलीवर। अच्छा, अचीव क्या हुआ इससे, जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे अचीव ये हुआ कि ना हमें इग्निशन का गेन मिला 1.53 यील्ड। ठीक है, सिग्निफिकेंट क्यों है ये? क्योंकि इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम जिसमें कि एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होगी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, एक ऐसा प्रोसेस है मैंने आपको बताया जहाँ पर 2 लाइट एटॉमिक न्यूक्ली मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और एक सिंगल हैवियर, जैसे कि हीलियम निकालते हैं। ऐसे मान लो 2 लाइट एटॉमिक न्यूक्ली मिले, कंबाइन हुए, ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम, और उनके कंबाइन से क्या बना, हीलियम बना। ठीक है, वाइल रिलीजिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी भी निकली। तो यानी कि जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं वो ज़्यादातर आपके किस स्टेट ऑफ मैटर में होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा एक हॉट है तो ये चार्ज, ताकि अगर किया जाएगा इसको पॉजिटिव आयंस के साथ या फ्री, ताकि वो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर मूव कर पाएँ यूनिक प्रॉपर्टी के साथ, जो कि डिस्टिंक्ट होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन पूछे UPSC कि फ्यूजन का रिएक्शन कौन से स्टेट ऑफ मैटर में होता है, तो बताना प्लाज्मा या हॉट। उसका रीज़न आपको मैंने बताया अभी। अच्छा, और क्या न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है? चैलेंज टू फ्यूजन। बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस जो न्यूक्ली के होते थे, वो प्रिवेंट करते थे कि वो क्लोज्ड इनफ ना जा पाए, जिसकी वजह से कोलाइड एंड फॉर फ्यूजन टू अकर करा जाता था। उसके बाद व्हेन डज इट हैपन, ऐसा कब होता है कि जब फ्यूजन स्टार्ट हो? जब ना देखो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं एटॉमिक न्यूक्ली, तो जो आपकी न्यूक्ली आउटवे एंड रिपल्सिव फोर्सेस हैं, इससे फ्यूजन आपका शुरू हो जाता है। तो यानी कि ऐसी जो कंडीशन है वो कब होगी, जब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। तो उससे क्या होगा, जब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो आयंस तेज़ी से भागेंगे और इवेंचुअली वो क्या करेंगे, इतनी स्पीड होगी उनकी कि वो क्लोज भी आते चले जाएंगे आयंस। ठीक है,
अब कौन कौन सी कंडीशंस की ज़रूरत होती है अगर हम फ्यूजन को अचीव करना चाहते हैं? तो एक तो सबसे बड़ी बात, आपका 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा। दूसरा, हाई एनर्जी, आपका हाई इनफ डेंसिटी होनी चाहिए फॉर अ लॉन्ग इनफ टाइम, सो दैट की जो रेट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन है वो लास्ट तरीके से और आपको डिज़ायर्ड पावर जो आप जनरेट करना चाहते हो वो कर पाओ। ये देखो टाइप्स लिखे हुए हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के, एक इनर्शियल, एक मैग्नेटिक होता है। इनर्शियल के अंदर क्या होता है कि इसमें ना लेज़र या आयन बीम्स को फोकस किया जाता है, ठीक है, टारगेट बनाया जाता है ऑन टू द सरफेस, एंड फिर विच इज़ पैलेट ऑफ द फ्यूल, और फिर उसके बाद ये हाई टेम्परेचर रिलीज़ करता है। अनदर मैग्नेटिक मेथड है जिसमें कि क्यूबिक मीटर, जो 100 क्यूबिक मीटर प्लाज्मा को लेके डेंसिटी लेस करा के फिर मैग्नेटिक फील्ड्स को कन्फाइन करके हाई प्रेशर पे इसको फ्यूजन टेम्परेचर पे लेकर रखा जाता है और फिर फ्यूजन कराया जाता है। अब इससे पहले कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं ये जानो कि इंडियन गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत पड़नी चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें न्यूक्लियर फ्यूजन में। क्यों पढ़ रहे हो आप ये टॉपिक, है ना? एक्सपेरिमेंट तो चलो करो, बट इंडिया के कंटेक्स्ट में वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है ना आपके लिए जानना। तो देखो, इसके लिए पहली चीज़ थी क्योंकि हमारा जो फॉसिल फ्यूल है ना गाइस, वो लैक कर रहे हैं हम। तो इंडिया इज़ नॉट एंडाउड विद दी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, चाहे वो हाइड्रोकार्बन एनर्जी है या न्यूक्लियर फिशन बाय बेस एनर्जी, हमारे पास इतना रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन जो रिसेंट एडवांसमेंट हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड, इसकी वजह से हम इसमें एक्सेलरेट कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, हमने ना एक टारगेट भी रखा है अपना। जब ग्लासगो की मीट थी तो उसमें हमने बोला था कि हम, इंडिया डिक्लेयर करके आया कि नेट ज़ीरो हमारा रहेगा गोल 2070 तक। तो हमें इनफ टाइम देना पड़ेगा कि हम फ्यूजन में लगाएं, प्रैक्टिकल तरीके से सोचें और प्रेफर्ड कॉम्प्लीमेंट्स जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ चल सकते हैं उनको लेकर आएँ, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, नेट ज़ीरो गोल इन 2070। उसके बाद राइजिंग एनर्जी डिमांड, इंडिया में वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गई है, ठीक है, और फ्यूजन विद हाई डेंसिटी ऑफ एनर्जी कैन हेल्प इन मीटिंग द इंक्रीजिंग डिमांड। तो ये एक बात है। उसके बाद फिर आपका ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहा है कि एज दिस इज़ अ न्यू फील्ड, तो इंडिया को अर्ली एडवांटेज मिलेगा टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, ये सारी चीज़ें में। अब समझो फ़ायदे क्या होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पावर जनरेशन के। सबसे पहली बात, अबेंडेंट एनर्जी रिलीज़ होती है। जब आप फ्यूजिंग कराओगे ना कंट्रोल वे में, तो वो 4 मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी जो आप केमिकल रिएक्शन से करवाते थे उससे ज़्यादा वो निकाल के देगा, ठीक है, विच इज़ मोर देन योर बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल, गैस से भी ज़्यादा। सेकेंड चीज़ इसकी फिर हो जाती है आपकी सस्टेनेबिलिटी पे बात आती है कि फ्यूजन की वजह से 2 एलिमेंट्स होते हैं, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ड्यूट्रियम कैन बी डिस्टिल्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर से निकलता है, वाइल ट्रिटियम को जब आप प्रोड्यूस करना है तो ड्यूरिंग फ्यूजन रिएक्शन फ्यूजन न्यूट्रॉन्स को इंटरेक्ट करना पड़ेगा लिथियम के साथ, तो यानी कि सस्टेन है रहता है ये। उसके बाद इसमें ना ज़ीरो CO2, यानी कि जब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो फ्यूजन से कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस इमिट नहीं होता, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। मेजर बाय प्रोडक्ट है हीलियम, इनर्ट नॉन टॉक्सिक गैसेस क्योंकि होती हैं इसकी, अभी आपने देखा है। चौथा ना इसमें ये होता है कि लिमिटेड आपका रिस्क ऑफ प्रोलिफरेशन ये रहता है, यानी कि देखो फ्यूजन डज नॉट एम्प्लॉय फिशियल मटेरियल लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम जो कराते थे, तो नो रिस्क ऑफ मेल्ट डाउन। तो क्वांटिटी फ्यूल की जो प्रेजेंट रिएक्टर में होती है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो इनफ होती है फॉर फ्यू सेकेंड, एंड देयर इज़ नो रिस्क ऑफ चेन रिएक्शन की दिक्कत नहीं है, रेडियो एक्टिव वेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी इसकी बातें हैं, इसके आपने एडवांटेजेस देखे। लेकिन ना देखो हर कोई चीज़ होती है उसका कुछ चैलेंजेस तो होते ही हैं, तो इसका चैलेंज ये है कि ना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो सारे एस्टिमेट से पता चल रहा है जो यूज़ है ना आपका फ्यूजन प्रोसेस का फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट कमर्शियल स्केल, वो स्टिल 2 to 3 डिकेड्स अवे। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप फ्यूजन को ट्रूली गेनफुल बनाना चाहते हो तो एनर्जी रिलीज जो होगी इसमें रिएक्शन के लिए ग्रेटर दैन द एनर्जी गोइंग इनटू द लेजर्स। समझ रहे हो, जो लेजर्स में आप जितना आप रिएक्शन करके निकालना चाह रहे हो, एनर्जी को जनरेट करना चाह रहे हो, उससे ज़्यादा एनर्जी आपको कहाँ रखनी पड़ेगी, लेजर्स में। फिर शॉर्टर टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट, फ्यूजन रिएक्शन करेंटली बीइंग रन इन लैब्स लास्टली फॉर बेयरली फॉर फ्यू सेकेंड, दोज बेस्ड ऑन लेजर बीम्स रन फॉर इवन शॉर्टर टाइम्स। तो सस्टेनेबिलिटी, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को प्रोलॉन्ग पीरियड तक रखना, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ही मांग रहे हैं ना फ्यूजन आपसे। हाई टेम्परेचर लैब में तो चलो आप रख लोगे, कितनी देर तक आप प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए सस्टेन एक्सट्रीमली उसको करके देखोगे आप। उसके बाद डिवास्टेशंस की टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो यू हेल्प टू डेवलप फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, है ना। तो वो तो फिर आप करंट न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा डिवास्टेटिंग बन जाएंगे फिर।
तो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूजन एनर्जी यानी कि फ्यूजन रिएक्शन तभी होगा जब हाई टेम्परेचर होगा, विच इज़ 10 टाइम्स टेम्परेचर दैट एग्जिस्ट एट द कोर ऑफ द सन। सोचो आप, तो ऐसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये इसकी कुछ बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट दे रखे हैं इंटरनेशनली। क्या क्या इंटरनेशनली थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर है चाइना का, आर्टिफिशियल सन आपको याद रखना है, ये इसीलिए डिज़ाइन करा गया रेप्लिकेट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन को, और लाइक दैट, ठीक है। वे फॉरवर्ड में इंडिया के लिए कह रहा है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर फ्यूजन पॉलिसी होनी चाहिए उसमें कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट करो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करो, कोलैबोरेट करो इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, और मेजर जो भी प्रोजेक्ट ITER जैसे अभी हमने पढ़ा वो भी उसमें भी जाओ, फिजिबिलिटी चेक करो हमारे लिए कितना फिजिबल है। इमीडिएट टर्म आपको क्या करना चाहिए, फ्यूचर रिसर्च को भी छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट मेजर माइलस्टोन आपका क्या होना चाहिए कि भाई आप टारगेट गेन 100 लो, रिक्वायर्ड टू रन अ पावर प्लांट एफिशिएंटली। तो लॉन्ग टर्म में गोल शुड बी डेवलप अ प्रैक्टिकल एंड सस्टेनेबल न्यूक्लियर फ्यूजन पावर इकोसिस्टम क्रिएट करना है, क्योंकि हमें, और उसके साथ हम मिल के करके देखें। तो गाइज ये हमारा था न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। अच्छा, नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 के बारे में चलते हैं। जियो स्पेशल देखो डेटा क्या होता है, एक तरह का ना इसमें डिस्क्रिप्शन होता है इवेंट्स का, करेंसेस का, अबाउट द लोकेशन और नियर सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि लोकेशन वो स्टैटिक भी हो सकती है, अर्थक्वेक रिलेटेड, वेजिटेशन जहाँ पर ज़्यादा है, या डायनेमिक हो सकती है कि पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड, पैकेज बीइंग ट्रैक्ड, इसको कहते हैं जियो स्पेशल डेटा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नोटिफाई करा कि जो सिटीजन सेंट्रिक नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी है वो 2022 में आएगी, और इसमें आपको नेशनल डेवलपमेंट को ही सपोर्ट करेगी। अब इसका विजन क्या है इस पॉलिसी का, देखो ध्यान से सुनना। एक तो ग्लोबल लीडर, टू मेक इंडिया वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल जियो स्पेशल पॉलिसी बहुत ज़रूरी है कि वो हम ऐसा क्लास सिस्टम इकोसिस्टम क्रिएट करें फॉर इनोवेशन। इंटीग्रेटेड पॉलिसी भी होगी आपकी, कैसे, टू डेवलप अ कोहेरेंट नेशनल फ्रेमवर्क इन द कंट्री, एक लिवरेज देने के लिए, डिजिटल इकॉनमी की तरफ जाने के लिए, सिटीजन्स को सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी के रूप में आ रहा है। बेटर होगा यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा, बिजनेस के लिए, जनरल पब्लिक के लिए वैल्यूएबल जनरल डेटा आएगा, है ना। उसके बाद पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर्स का इसमें हम बढ़ाएंगे। तो ये कह रहा है कि ईयर 2025, 2030, 2035 के लिए कुछ आपका दे रखा है कि भाई जैसे 2025 में दे रखा है इनेबलिंग पॉलिसी होगी लीगल सपोर्ट के लिए, हाई एक्यूरेसी जियोड बेस बनाएंगे सिस्टम, फिर हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिकल सर्वे होंगे, फिर बायोमेट्रिक आपका बैथीमेट्रिक जो स्पेशल डेटा इन आइलैंड्स का, इनलैंड वाटर वेज का, इस तरह का नेशनल डिजिटल ट्विन ऑफ मेजर सिटीज़, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ पॉलिसी में बनाया गया है। अच्छा, स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोच वही है, आत्मनिर्भर भारत हम चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड जो स्पेशल इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क बने, ICT को बूस्ट देने के लिए, इनोवेशन स्टैंडर्ड्स को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, देखो जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी है जिसने ना नेशनल लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट करी है, एक एपेक्स बॉडी है जो कि फॉर्मुलेट करेगी आपकी पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट गाइडलाइन, स्ट्रैटेजीज, प्रोग्राम्स एंड ऑल। तो जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी एक 17 मेंबर बॉडी है जो कि हेड कौन करता है, पर्सन ऑफ रिप्यूट फ्रॉम इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और एकेडमिक। GDPBC वुड रिप्लेस द सबस्यूम फंक्शन एंड पावर्स ऑफ NSDC के फंक्शंस को ही सब तरह से रिप्लेस कर देगी। इसका काम क्या होगा, जो डेटा कमेटी बना रहे हैं, रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम क्या होगा, ये कॉन्टीन्यूस डिपार्टमेंट को हेल्प करेगी, जो भी रिकमेंडेशंस होंगी इनके लिए वहाँ पे जो भी उन्हें सूट करेगा वो बताती जाएगी। अच्छा, स्ट्रेंथन कैसे करना है हमें जियो स्पेशल का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये कह रहा है कि जियो स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो आपका डेटा थीम्स रिलेटेड जो आपके 14 से रिलेटेड होंगी वो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन्स में रिकॉग्नाइज जो भी की गई हैं, उसमें हम वेरियस सेक्टर्स लाइक इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, इसके ऊपर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद नेशनल जियो स्पेशल डेटा रजिस्ट्री, इट विल एक्ट एज अ कॉमन सेट ऑफ रजिस्टर्स ऑफ डेटा सेट्स, इस पर बात होगी। यूनिफाइड जो स्पेशल इंटरफेस बनाया जाएगा, ऑपरेशनलाइज करा जाएगा, सर्वे किया जाएगा डेटा का, तो ये सब मैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जाएगी। एक पॉलिसी थी ना हमारी, उसको रिप्लेस करा है, नेशनल मैप पॉलिसी को हमने इससे रिप्लेस करा है। गवर्नमेंट कोलैबोरेट करेगी वेरियस एजेंसीज़ के साथ, प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेंगे इसमें हम मैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, और इसके साथ साथ जियो स्पेशल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करेंगे, ठीक है, ताकि ऑटोमेशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल, ताकि एक अच्छा हम एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएँ, ठीक है गाइस। तो दिस इज़ अबाउट योर नेशनल पॉलिसी, जियो स्पेशल डेटा पॉलिसी। नेक्स्ट आता है स्पेस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक गाइस न्यूज़ आई। देखो, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स इन गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रिया के साथ ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड स्पेस फोरम 2022। इसका थीम क्या था, सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑन अर्थ, ठीक है। न्यूज़ में क्यों रहा,
और क्या है समझो अभी वर्ल्ड स्पेस फोरम क्या है। एक तरह का ना एक प्लेटफॉर्म है गाइस, जिसमें कि ना हम डिस्कशंस प्रमोट करते हैं ऑन द रोल ऑफ साइंस, स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइक दैट। उसके बाद इसमें क्या है कि ये ना स्टेक होल्डर्स को लेकर आता है फ्रॉम ब्रॉडर स्पेस कम्युनिटी, जैसे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, इंडस्ट्री, सबको लेकर आता है ताकि इस पर बातचीत हो। अब स्पेस सस्टेनेबिलिटी होता क्या है? स्पेस सस्टेनेबिलिटी का मतलब है इंश्योर करना दैट ऑल ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू यूज आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पसेस एंड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्पेस सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि जितनी भी ह्यूमैनिटी है वो आउटर स्पेस को पीसफुल पर्पस और सोशियो इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज़ करे। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? तो इम्पॉर्टेंस है भाई, इससे मिनी सैटेलाइट, स्पेस इज़ बिकमिंग मोर एक्सेसिबल फॉर कॉन्टिन्यूड यूज़ ऑफ स्पेस, स्ट्रेटेजिक नेचर ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या होगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डिस्कशंस, ये सब किए जाएंगे। लेकिन स्पेस सस्टेनेबिलिटी को थ्रेट क्या है? ऑर्बिटल क्राउडिंग और स्पेस डेब्रिस का सबसे बड़ा पंगा है कि ऑपरेशंस और सेफ्टी का डायरेक्ट थ्रेट उस पर होगा। लीगल इंश्योरेंस रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। जैसे कह रहा है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो सिंक्रोनस ऑर्बिट में इंक्रीज कंपटीशन फेस करेगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर सैटेलाइट टीवी। फिर फिजिकल ग्राउंडिंग ऑफ ऑर्बिट्स कैन लीड टू चेन रिएक्शन, जिसको हम केस्लर सिंड्रोम कहते हैं, जहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो जहाँ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन लो अर्थ ऑर्बिट इज़ हाई इनफ देन कोलिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, जिसके कास्केडिंग इफेक्ट पड़ेंगे, है ना। तो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ मिशन एंड एंड ऑफ लाइफ प्रोटोकॉल रिक्वायर स्पेस ऑब्जेक्ट टू बी मूव टू ग्रेवयार्ड, है ना। नाइदर ऑप्शंस आर सस्टेनेबल इन लॉन्ग रन। तो ये सैटेलाइट्स हैं, डेब्रिस हैं लो अर्थ ऑर्बिट की 1960 से लेके 2020 तक देखो क्या क्या हाल हुए हैं। तो मैं देख के पिक्चर्स में समझ आ रहा होगा। और कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन स्पेस, अब इतना मिलिट्राइजेशन और वेपनाइजेशन राइज हो रहा है, तो आप सोचो ना, कंट्रीज इंटीग्रेटेड स्पेस जो more nation security measures increase risk of interference in these satellites, escalate tension and conflict। तो फिर उसके बाद डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंटी सैटेलाइट वेपन्स बाय यूएस, चाइना, ये देखो इसका आ गया ना एक टेंशन का एरिया इंडिया के, चाइना के, यूएस, रशिया के बीच में। डिजवस एंड प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस, यानी कि इसमें ना ऑल्टरिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ वन और मोर स्पेस ऑब्जेक्ट्स टू ब्रिंग देम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाने के चक्कर में, और प्रोलिफरेशन ऑफ आरपीओ कैपेबिलिटीज़ जो आपके स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंज बना रहे हैं। तो वाइड स्प्रेड एंड सोफिस्टिकेटेड आरपीओ, इसकी वजह से ना एक्सीडेंट जनरेट होंगे, नए नए स्पेस डेब्रिस क्रिएट होंगे, मिसपरसेप्शन जनरेट होगा, फ्यूल इंक्रीज टेंशन, पॉसिबिलिटी लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। फिर स्पेस का वेदर की वजह से सैटेलाइट इम्पैक्ट होगी, डैमेज होंगे, हमारे ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकता है, टेम्प्रेरी स्पेस सर्विस डिस्ट्रप्शंस आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन हो जाएगा। अनदर कंसर्न ये होगा कि इट माइट कन्फ्यूज विद द हॉस्टाइल एक्शंस, डेफिनेटली ये सब क्रिएशंस होंगी। उसके बाद ना फिर क्या किया गया, कुछ ना इनिशिएटिव लिए गए इसीलिए स्पेस सस्टेनेबिलिटी के लिए, है ना, कि भाई यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स है एक आपका, ये सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को इन बिल्डिंग लीगल टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट ग्लोबल स्पेस एक्टिविटी। एक आपका कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है, ये एक इंटरनेशनल फोरम है ना डिसआर्मामेंट वर्क को करने के लिए, या मैटर जो कि वेपन स्पेस एंड अदर स्पेस सिक्योरिटी इशूज से रिलेटेड है वो, या कोर फोकस एरिया जैसे कि हमारा प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस से रिलेटेड जो है। इसके अलावा गाइडलाइंस ऑन स्पेस सस्टेनेबिलिटी 2019 यूनाइटेड नेशन की कमेटी ने गाइडलाइंस बनाई, जिसको इसी को बोलते हैं आपका ना COPUOS। तो ये कमेटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस अडॉप्ट की गई। इसमें 21 वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस, स्पेस सस्टेनेबिलिटी रेटिंग भी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है ये, रिकग्नाइज, रिवॉर्ड एंड इनकरेज करना। ASAT टेस्ट पेन रेजोल्यूशन बनाया गया। ASAT क्या है? ये आपका एंटी सैटेलाइट टेस्ट है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन कॉल करा फॉर बैन ऑफ काइनेटिक एंटी सैटेलाइट टेस्ट। कौन स्पॉन्सर कर रहा है? US स्पॉन्सर कर रहा है, बट इंडिया ने यहाँ पर अब्सटेन करा फ्रॉम वोटिंग फॉर रेजोल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये जो आया है ना आपका कमेटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, इसमें मून एग्रीमेंट है, जैसे कि इट प्रोवाइड्स एज द मून एंड उसके नेचुरल रिसोर्सेज को कॉमन हेरिटेज की तरह यूज़ करा जाएगा। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, लाइबिलिटी कन्वेंशन, रेस्क्यू एग्रीमेंट, आउटर स्पेस ट्रीटी। तो ये सारी की सारी चीज़ें गए जिसमें की गई हैं ताकि हम क्या कर पाएँ, हम अपने स्पेस की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा पाएँ। क्या कुछ इनिशिएटिव इंडिया ने भी लिया है? हाँ जी, बिल्कुल लिया है। तो क्या है? पहले प्रोजेक्ट नेत्रा, यानी कि इसरो ने ना इनिशिएट लिया प्रोजेक्ट नेत्रा का, ताकि स्पेस का डेब्रिस मॉनिटर हो पाए।
फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए ना हमारे पास, स्टेटस क्या है डेब्रिस का, विच फर्दर हम उसकी प्लानिंग कर पाएँ, प्रोटेक्ट कर पाएँ स्पेस के एसेट्स को। फिर सेकंड हमने लिया स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी कि ना कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो भी टाइमली, रेलिवेंट और डिसीजन क्वालिटी वाली। ठीक है, तो IIT दिल्ली ने करंटली इस पे प्रोजेक्ट पे वर्क भी कर रहा है, दैट इज़ ऑर्बिट कम्यूटेशन ऑफ रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, ताकि जो भी प्रोबेबिलिटी है ना कोलिजन की स्पेस में वो प्रेडिक्ट कर पाए हम। तो इंडिया US ने साइन किया बायलैटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट। ठीक है, फिर थर्ड आता है स्पेडेक्स, यानी कि इसमें आपको ऑर्बिट सर्विसिंग प्रोवाइड करने के लिए इसरो एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट लेकर आया है। इट लुक्स एट अ डॉकिंग अ सैटेलाइट ऑन एन एग्जिस्टिंग सैटेलाइट, ऑफरिंग सपोर्ट, रिफ्यूलिंग करना, ये सारी चीज़ें। फिर इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेजर इंटरनेशनल ट्रीटी रिलेटिंग टू आउटर स्पेस में इंडिया ने TTP मेजर करी हुई है, पार्टी है उसका, पार्ट है। तो इंडिया इवन इसका पार्टिसिपेट भी करता है, इसके डिस्कशंस में, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ आउटर स्पेस एक्टिविटी इन कॉपस में डिस्कशंस भी करता है इंडिया। अब इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होंगी जो स्पेस सस्टेनेबिलिटी के चीज़ों को स्ट्रेंथन करेंगे? तो देखो पॉलिसी मेजर्स हैं, स्पेस गवर्नेंस है, यानी कि इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम की बहुत ज़रूरत है, एक डेटा शेयरिंग की ज़रूरत है, कुछ नए लॉज, थ्रेट्स, ट्रीटीज़ लाने की ज़रूरत है, टेक्निकल मेजर्स लेने की ज़रूरत है कि बेटर स्पेस फॉरकास्टिंग होए, स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन एंड रिमूवल हो पाए, उस पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है हमें। रीऑर्बिटिंग कैसे करना है ना, सैटेलाइट एट एंड ऑफ लाइफ, ऑर्बिटल लाइफ टाइम रिडक्शन कैसे करना है, इफेक्टिव स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें करने से गाइस हमारा जो ये स्पेस सस्टेनेबिलिटी का इशू है वो ठीक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा लास्ट न्यूज़ इसमें दे रखा है, दैट इज़ आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में। तो JC बोस न्यूज़ में क्यों थे इस बारी? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ना गाइस एज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइज़ किया इनका 164th बर्थ एनिवर्सरी। इंडियन साइंटिस्ट हैं आचार्य जगदीश चंद्र बोस, इंडियन फिजिस्ट थे, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे, आपके कहाँ बंगाल प्रेसिडेंसी मुंशीगंज में पैदा हुए थे, बांग्लादेश करेंटली है ये, कैम्ब्रिज में पढ़ाई हुई। ठीक है, प्रोफेसर थे, नेशनल आइडल्स थे इनके। ये वॉज दी फर्स्ट इंडियाज़ मॉडर्न रिसर्च सेंटर एशिया का जो खोला था, उसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे करने के लिए ये फाउंडर थे, बोस इंस्टीट्यूट 1970। फर्स्ट एशियन थे जिनको अवार्ड दिया गया था US पेटेंट इन 1904। ठीक है, फर्स्ट एशियन लॉन्ग विद श्रीनिवास रामानुजन। प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये 14th सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस। ठीक है, तो हाउ JC बोस बेसिकली प्रूव डैट प्लांट्स हैव लाइफ। इन्होंने ना इस क्वेश्चन पे काम किया था गाइस कि ये इन्होंने प्रूव करा था कि प्लांट्स की भी लाइफ है। ठीक है, तो ये कहते थे प्लांट्स हैड अ सेंसिटिव नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंड जो उनके रिस्पॉन्सेज होते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली के, एक्सटर्नल स्टिमुली समझते हो, जो बाहर से एक्सटर्नली उनको जो भी मिलते हैं ना स्टिमुली, जैसे मैंने आपके ऊपर एक पत्थर मारा तो ये क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुली, फिर आप अपना बचाव करोगे। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनके भी रिस्पॉन्सेज को हम समझ सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर उनको एक्सटर्नल स्टिमुली कुछ मिलती है। तो उन्होंने इसीलिए एक्सपेरिमेंट किया, प्लांट्स लिव एंड डाई। वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, प्लांट वॉज डिप्ड ब्रोमाइड पॉइजन में प्लांट को रखा, तो जो पल्स बीट थी ना प्लांट की वो बिल्कुल सिमिलर थी एनिमल के पल्स बीट की तरह, तो उसको क्रेस्कोग्राफ कहते थे। उससे मेजरमेंट करा और वो अनस्टेडी हो गए वंस द प्लांट स्टार्टेड टेकिंग इनटू द पॉइजन, प्रूविंग दैट प्लांट्स हैव अ लाइफ। उसके बाद उन्होंने बताया कि प्लांट्स को भी प्लेजर एंड पेन फील होता है। तो उन्होंने लिखा कि भाई जो प्लांट्स हैं ग्रू मोर क्विकली व्हेन एक्सपोज टू नाइस म्यूजिक एंड जेंटल विस्पर्स में अगर आप रखोगे उनको तो वो बहुत जल्दी राइज करेंगे, अगर किसी हार्श म्यूजिक एंड लाउड स्पीच में रखोगे तो वो पुअरली ग्रो होंगे। ही ऑल्सो मैंशन कि हाउ प्लांट्स बिकम डिप्रेस कैसे हो जाते हैं जब पोल्यूटेड एयर एंड डार्कनिंग स्काईज होते हैं। तो क्या है इसका मतलब दे हैव अ लाइफ। ठीक है, अदर कंट्रीब्यूशन इनके क्या रहे हैं, फिजिक्स में रहे हैं। तो ही वाज अ पायनियर इन रिसर्च ऑन मिलीमीटर वेव्स बनाने में, जो बैंड और स्पेक्ट्रम बताता है ना आपका, माइक्रोवेव डिवाइसेस देख ही रहे हो आप, इतने सारे डिवाइसेस का इन्होंने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उनकी वेवलेंथ वगैरह। तो ही वाज द फर्स्ट एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक इन्होंने डेवलप करा था। ही इज़ द फादर ऑफ, सिंस द साइंस बिहाइंड रेडियो टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय द बोस इंस्टीट्यूट, तो ही इज़ द फादर ऑफ रेडियो साइंस ऑल्सो। IEEE वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल सोसाइटी भी रहा है, जो अप्लाई डेवलप करता है, एप्लीकेशन देता है इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी में भी रहा है, सीजनल इफेक्ट बताया इन्होंने प्लांट्स पे, इफेक्ट ऑन केमिकल इनहिबिटर्स, टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। इनर मोस्ट जो उनका लेयर कॉर्टेक्स लिविंग सेल्स का होता था उस पर बताया, पल्सेटरी मोशन पे बताया इन्होंने।
रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग बताया। लिटरेचर भी इन्होंने कुछ लिखे थे, फर्स्ट साइंस फिक्शन राइटर इन बंगाली, ठीक है। निरुद्र कहानी ऑथर ने लिखी, स्टोरी ऑफ मिसिंग वन, इनके कुछ वर्क थे। अब इनकी कुछ लेगेसी हैं, तो ही टॉट ग्रेट माइंड लाइक सत्येंद्र नाथ बोस, पीसी महालनोबिस, मेघनाथ साहा एंड ऑल। पायनियरिंग वर्क इनके मिलीमीटर वेव में रहे ही हैं, वेराइटी ऑफ मोबाइल्स एंड वायरलेस नेटवर्क में जो यूज़ होते हैं, हायर डेटा रेट्स इसके थे। और सत्याग्रही साइंटिस्ट भी थे, तो ही यूज़ सत्याग्रह एज अ टूल अगेंस्ट सैलरी डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो वहाँ पर भी हर तरह का इनका कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे ही लोगों के बारे में पढ़ के भी अच्छा लगता है ना, जिनमें कितने तरह के कंट्रीब्यूशन है। साइंस में कंट्रीब्यूशन, सत्याग्रही भी रहे हैं, बुक्स, नॉवलिस्ट भी हैं, बुक्स भी लिखते हैं। तो ये बायोफिजिक्स, साइबरनेटिक्स, ये सब पे इन्होंने काम करा। तो अलॉन्ग साइड द साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन जे.सी. बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंड इन हिज वर्क इन सेंस ऑफ इंडियन साइंटिफिक स्पिरिट, रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कल्चर, नेशनल प्राइड, हेरिटेज, हर जगह पे इनका कंट्रीब्यूशन था। तो गाइस हमें आपको पता ही होना चाहिए कौन कौन से कंट्रीब्यूशन रहे हैं। स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, ठीक है, ये इसरो ने साइन करा है MOU विद सोशल अल्फा टू लॉन्च स्पिन। ये एक तरह का पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर इनोवेशन, क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट, और प्राइमली फोकस करता है 3 एरियाज़ में, इनेबलिंग टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस मटेरियल्स एंड ऑल। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन था गाइस, ये कोलैबोरेटली नासा और फ्रेंच स्पेस एजेंसीज के थ्रू हुआ। फर्स्ट सैटेलाइट मिशन है जो हाइट ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर, ओशन के अंदर चेक करेगा ऑन मोर देन 90% ऑफ द अर्थ सरफेस, कवर करेगा इसका सरफेस 78 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ का बैंड रेडियो इंटरफेरोमीटर। सिग्निफिकेंस ये गाइस, इससे पता चलेगा, इंसाइट मिलेगी कि हाउ ओशंस आर एब्जॉर्बिंग एटमॉस्फेरिक हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि ग्लोबल टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सके। तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये गाइस। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिपिंग पॉइंट, बेटर प्लान करना, बेटर ट्रैक करना सी लेवल राइज को। प्रिजर्वेरेंस मिशन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो गाइस ये भी उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट ही है। प्रिजर्वर रोवर मिशन है, नासा मार्स के एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का पार्ट रहा है। इसका ये काम है कि ना ये पास्ट माइक्रोबियल लाइफ प्रिपेयर कर रहा है, साइन देख रहा है, ह्यूमन फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन कलेक्ट कर रहा है सैम्पल्स ऑफ रॉक फॉर पॉसिबल रिटर्न टू अर्थ। Recently, it placed a titanium tube containing a rock sample on the surface of Mars. So, igneous rock sample को collect करा from Mars Jezero crater, जिसको हम साउथ सिटी बोल रहे हैं। तो सैम्पल्स को प्लेस किया गया लोकेशन में कॉल 3 Fox। फर्स्ट सच सैम्पल डिपोर्ट किया गया अनदर वर्ल्ड में। डिपोर्ट विल सर्व एज अ बैकअप इफ प्रिजर्वेंस कांट डिलीवर इट सैम्पल्स एंड सब्सिक्वेंट नासा मिशन वुड रिटर्न दी सैम्पल्स टू अर्थ, है ना। तो ये कुछ इसका पार्ट था। मार्स एक्सप्रेस, ये सारे के सारे अदर मिशन जो मार्स में गए हैं ना, UAE USA, तो आपको ना सबके नाम पता होने चाहिए। जैसे चाइना का तियानवन याद रखना, UAE का होप याद रखना, USA का क्या क्या है सब याद रखना। तो ये अब सिग्निफिकेंस क्यों है, मार्स में लाइफ क्यों ढूंढ रहा है। देखो एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि मार्स वॉज वंस फुल ऑफ वाटर, वार्मर एंड हैड अ थिकर एटमॉस्फेयर। तो यानी कि पोटेंशियली हैबिटेबल इन्वायरमेंट यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद पॉसिबल प्लानट दैट ह्यूमन कैन विजिट और इनहेबिट, तो इस वजह से Artemis 1 ल्यूनर मिशन रहा न्यूज़ में। इसमें क्या था, अनक्रूड ओरियन कैप्सूल स्प्लैश डाउन ऑफ द कोस्ट ऑफ बाजा कैलिफोर्निया, जिसकी वजह से एंड हुआ नासा का Artemis 1 मून मिशन। टच डाउन रखकर हुआ 50th एनिवर्सरी टच डाउन ऑन मून ऑफ नासा लास्ट ल्यूनर मिशन अपोलो 17। ओरियन ने न्यू लैंडिंग टेक्निक करी है जिसको हम स्किप एंट्री कहते हैं। इसलिए डिज़ाइन करी गई है ताकि जो रिड्यूस कर पाए फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। और जब ये ओरियन एंटर करता है अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में, फिर ये इसको यूज़ करता है एटमॉस्फेयर को एंड देन लिफ्ट होता है तो उसके बैक आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। और आर्टेमिस पहला ऐसा इंटीग्रेटेड टेस्ट है जो नासा का डीप एक्सप्लोरेशन सिस्टम पे काम कर रहा है। ह्यूमन एक्सप्लोरेशन कर रहा है मून पर और मार्स में, ठीक है। ओरियन हीट एंड शील्ड जो है ना, हाई स्पीड हाई हीट कंडीशंस देख रहा है। इसके अलावा दूसरे भी जो मून पे एक्सप्लोरेशन गए हैं वो आपको पता ही है। चंद्रयान 1 इसरो का था, अपोलो 11 था। फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन मून वाज लॉन्च बाय USA। लूना 2 याद रखना USSR का था। इसके अलावा गामा रे बर्स्ट है गाइस, ये पहली ऐसी काइंड डिटेक्शन एस्ट्रोनॉमर्स ने रिकॉर्ड करी है कि ये बाइनरी मर्जर कर रही है, इमिट कर रही है लॉन्ग गामा रे बर्स्ट। और ये ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद शॉर्ट GRB। 2 कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट मिलते थे, 2 बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड होते थे और फिर ये फ्लैशेस ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशंस निकल कर आती थी। तो डिवाइडेड है 2 मेन कैटेगरी में, एक लॉन्ग वाला एक शॉर्ट वाला, ठीक है। ग्लास रिपोर्ट में ना ध्यान रखना WHO रिलीज़ करता है इस रिपोर्ट को। ग्लास का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम। 2015 में लॉन्च किया गया था। स्टैंडर्डाइज अप्रोच है कलेक्ट करने की, एनालाइज करने की
और इसका काम ये होता है कि ये ना ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस को देखती है, जो एंटीबैक्टीरियल लैब ई कोली के थ्रू, जैसे और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को देखती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को देखती है। तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है? जब भी बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट बहुत ओवर टाइम तक नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड मेडिसिन करना जब बंद कर देती हैं ना, यानी कि उस ट्रीटमेंट में फेल हो जाती हैं, उसी को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। विनिंग ओवर मदर्स विद हेपेटाइटिस बी, इसमें देख लेते हैं कि लॉन्च किसने किया था। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायोलॉजी साइंसेज एंड दिल्ली गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव इनका यही था कि भाई मदर में जो चाइल्ड में ट्रांसमिशन होता है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है ना हेपेटाइटिस बी का, तो उसमें अपॉइंट किया गया 100 मदर्स को हेपेटाइटिस बी एज एम्बेसडर एंड एजुकेटर्स। तो प्रोग्राम ने 25 साल बनाया। येलो रिबन कैंपेन से कहते हैं, याद रखना येलो रिबन कैंपेन से क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखना है। 1998 में लॉन्च हुआ था टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, तो वैक्सीन अवेलेबल हैं, रूट ट्रांसमिटर होता है, हाई रिस्क ऑफ डेथ होती है, सिरोसिस एंड लिवर कैंसर, एक्शन रेट डिक्लाइन बाय 46%। तो वर्ल्ड एड्स डे था 1 दिसंबर, जानते हो आप। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिवील करा कि इंडिया का जो एनुअल रेट ऑफ HIV इन्फेक्शन है ना, वो 46% डिक्लाइन किया है। ठीक है, क्योंकि 46% 2010 में था और उससे अभी अब ग्लोबल एवरेज 32% आया। तो एड्स रिलेटेड जो मॉर्टेलिटी है वो 76% डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, तो नेको अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक नोडल एजेंसी है जो कि इससे डील करती है। तो उन्होंने इनिशिएटिव बताया कि भाई हमने नेशनल डेटा डिजिटल रिपोजिटरी करी है, डिजिटल हब बनाया है रिसोर्स मटेरियल के रिलेटेड पब्लिक के। हैशटैग अब नहीं चलेगा कैंपेन चलाया है। वर्ल्ड एड्स डे हम मनाते ही हैं। थीम इस बार की थी, याद रखना, इक्वलाइज, मतलब कॉल टू टेक प्रैक्टिकल एक्शंस टू एड्रेस इनइक्वालिटीज़ इन HIV। तो HIV एक वायरस है जो पर्सन के इम्यून सिस्टम को वीक करता है। करेंटली देयर इज़ नो इफेक्टिव क्योर फॉर HIV। इफ़ HIV इज़ नॉट ट्रीटेड इट कैन लीड टू एड्स। तो इन 2021 52% जो चिल्ड्रन थे लिविंग विद HIV वर एक्सेसिंग एंटी-रेट्रोविरल ट्रीटमेंट, ART जिसको कहते हैं, वो ग्लोबली मिल रहा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।